इसमें कोई दो राय नहीं कि नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता 2014-2019 आज भी उत्तर भारत में पूरी तरीके से इंटैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। जहां तक रणनीति का प्रश्न है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अच्छी रणनीति है। आज की तारीख में 2024 का लोकसभा का चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। जब लोकसभा का चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी को 8 से लेकर 26% का फायदा होता है। लेकिन आज अगर कोई मुझसे कहेगा तो बीजेपी इंडिया गठबंधन से चुनावी रणनीति के मामले में और चुनावी तैयारियों के मामले में बहुत आगे। तो जी में जो है पिछले 10 वर्षों में बड़ा परिवर्तन आया है। 10 वर्ष पहले तो ये भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी मानते ही नहीं थे। सिर्फ 2004 का चुनाव है जब भारतीय जनता पार्टी नीचे जा रही है। आशुतोष जी, हम रुक नहीं गए, हम लगातार बढ़ रहे हैं और हम बढ़ते चले जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। इंडी गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों ही खेमों में सीट शेयरिंग को लेकर रोज बैठकों का दौर चल रहा है। एक तरफ बीजेपी 2 हफ्ते बाद उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करने वाली है, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन मकर संक्रांति के बाद सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करने वाला है। बीजेपी कमजोर सीटों पर पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी ऐसी सभी सीटों पर पूरा जोर लगा रही है जो 2019 में जीती तो, लेकिन बहुत कम अंतर से, क्योंकि बीजेपी इस बात को अच्छे से समझ रही है कि अगर इन सीटों पर इंडी गठबंधन का एक उम्मीदवार उतरता है तो बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी पूरी तरह से नहीं निकला है। तो एक बड़ा सवाल है कि इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जो देरी हो रही है, क्या उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है? दोस्तों, आज की डिबेट इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से प्रेम शुक्ला जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। मैं नगण्यता की बात नहीं करता। जाहिर सी बात है, एक राजनीतिक दल है, उनके कार्यकर्ता हर इलाके में होंगे, मैं उसको डिस्काउंट नहीं करता हूं। लेकिन मैं एक पॉइंट स्पष्ट तौर पे कहता हूं कि जब कांग्रेस पार्टी चुनाव जीता करती थी, तो मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा डेटा दे देता हूं। 1951-52 के चुनाव में 489 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा था और 364 सीटें उसको थी। 1957 में 494 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा था, 371 सीटें उसको मिली थी। 361 सीटें उसको 1962 में मिली थी और 1971 में 352 सीटें मिली थी। यह इसलिए संभव हो पाता था क्योंकि कांग्रेस पार्टी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उसका संगठन मजबूत था और वो हर जगह पे एक मजबूत ताकत के तौर पर होती थी। आज और इन सारे चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 45 से लेकर 47% वोट मिलता था। यहां तक कि 1980 में जब कांग्रेस पार्टी कमजोर हो गई तब भी उसको 353 सीटें मिली थी और 42.6% वोट मिला था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 37.8% की पार्टी क्यों है और क्यों उसका आंकड़ा 303 पर आकर रुक गया है जबकि 543 सीटें? इसका कारण स्पष्ट है क्योंकि अभी भी 10 राज्य ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी या तो कमजोर है या नगण्य स्थिति में। 36 पर इसलिए लड़ती है क्योंकि बाकी जगहों पर वो कमजोर है। कोई भी पार्टी जो कमजोर होती है वही गठबंधन में जाती। कांग्रेस पार्टी आज कमजोर है इसलिए गठबंधन में जाती है। तो उत्तर भारत में राजस्थान के आधार पे, मध्य प्रदेश के आधार पे, उत्तर प्रदेश के आधार पे, गुजरात के आधार पे, आप यहां तक कि झारखंड में भी आपको गठबंधन करना पड़ता है। उसके आधार पे अगर आप ये आकलन निकालना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता पूरे देश में एक जैसी है तो ये मिथ है। ये बिल्कुल उसी तरीके का मिथ है जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में बनाने की कोशिश की गई थी। तो मेरा कहना स्पष्ट, इसमें कोई दो राय नहीं कि नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता 2014-2019 आज भी उत्तर भारत में पूरी तरीके से इंटैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज भी है। कई ऐसे राज्य हैं जहां उनको 55% और 60% वोट मिलते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूं नरेंद्र मोदी देश के सबसे लोकप्रिय नेता है, इसमें कहीं किसी तरीके की कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनका जो भौगोलिक आधार है वो बहुत सिकुड़ा हुआ है उस लिहाज से। अच्छा अरे कहना क्या चाहते हो? देखिए चित्ता जी, इसमें किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में चुनावी तैयारियों को लेकर इंडिया गठबंधन से बहुत आगे है। जहां तक रणनीति का प्रश्न है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अच्छी रणनीति है, क्योंकि जो लोग 2 बार से ज्यादातर लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं या लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं, उनके खिलाफ एक तरीके की एंटी इनकम्बेंसी होती है। दूसरी बात, यह रणनीति अपने आप में सराहनीय है कि आप जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी जगह युवाओं को मौका देने की कोशिश की जा रही है। और एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन किसी के दिमाग में नहीं होना चाहिए कि आज की तारीख में 2024 का लोकसभा का चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। अगर उनके चेहरे पर लड़ा जा रहा है तो कोई कितना भी बड़ा नेता उनके बात का हो, उनके चुनाव लड़ने ना लड़ने का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, किसी तरीके का कोई नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी वोट पड़ेगा
वो नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट पड़ेगा, पिछले 10 साल के उनके कार्यकाल के आधार पे उनको वोट पड़ेगा। और जब लोकसभा का चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी को 8 से लेकर 26% का फायदा होता है। यानी लोकसभा के चुनाव में लोग नरेंद्र मोदी को वोट करने के लिए निकलते हैं। कम से कम 2014-2019 का चुनाव ये कहता है। जहां तक इंडिया गठबंधन की बात है, बात बिल्कुल स्पष्ट है। कोएलिशन की पॉलिटिक्स है, जाहिर सी बात है बहुत तरीके के विरोधाभास होंगे, बहुत तरीके के अंतर्द्वंद होंगे, आपसी में आपस में बहुत सारे झगड़े होंगे। उन झगड़ों को नुकसान को निपटाने में वक्त लगेगा, इसलिए उनकी गति धीमी होगी। ये बात आसानी से समझी जा सकती है। लेकिन अगर जनवरी के आखिरी हफ्ते तक या तीसरे हफ्ते तक भी अगर वो अपने गठबंधन की सीटों के बंटवारों को अगर वो सुचारू रूप से अगर उसका समाधान खोज लेते हैं तो मैं ये मानूंगा कि कम से कम वो ठीक रणनीति पर चल रहे हैं। लेकिन आज अगर कोई मुझसे कहेगा तो बीजेपी इंडिया गठबंधन से चुनावी रणनीति के मामले में और चुनावी तैयारियों के मामले में बहुत आगे बहुत तेज हो रहा है। देखिए चित्रा जी, ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जिन सीटों पर हमारे हार जीत की मार्जिन भी 2% से कम है। हमारी जीत की मार्जिन भी 2% से कम है, तो हमारी हार की मार्जिन भी 2% से कम है। तो ऐसी तमाम सीटों को हम कैसे वहां विजय सुनिश्चित करें, इसको लेकर हमारे यहाँ सांगठनिक विमर्श लंबे अरसे से चल रहा है। और हम कैसे वहां पर अपना मत प्रतिशत बढ़ा सकते हैं, कैसे जो है हम अपने शक्ति केंद्रों को, अपने पन्ना प्रमुखों को, अपने वहां के तमाम कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों तक हमारी जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जिस तरह की जनसेवा हमने की है, वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। उसका परिणाम निश्चित तौर पर आएगा। पिछली बार आपको ध्यान होगा कि जब पिछले चुनाव हुए थे तो 225 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को 50% से अधिक वोट मिले थे। इस बार हमारा लक्ष्य है कि हम 300 सीटों पर 50% से अधिक अकेले के बूते वोट हासिल करें। क्या बात है सर, क्या बात है सर। देखिए आशुतोष जी में जो है पिछले 10 वर्षों में बड़ा परिवर्तन आया है। 10 वर्ष पहले तो ये भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी मानते ही नहीं थे, बिल्कुल सिर्फ कुछ राज्यों की पार्टी मानते थे। हम लोग इनके यहाँ बहस करने आते थे तो कहते थे भारतीय जनता पार्टी 4-6 राज्यों की पार्टी है। अब ये कह रहे हैं कि सिर्फ 10 राज्य बाकी है। तो आशुतोष जी सही कह रहे हैं, उन 10 राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बने, यह आपकी मनोकामना निश्चित तौर पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व काल में ही पूरी होगी। ये सत्य है कि कहीं जिस स्थान पर भारतीय जनता पार्टी का सांगठनिक विस्तार व्यापक नहीं होता है, उन स्थानों पर नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता को हम मतों में तब्दील करने में सफल नहीं होते। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि नरेंद्र मोदी जी की वहां लोकप्रियता नहीं है। अभी तमिलनाडु में जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम हुए और उन कार्यक्रमों में जिस तरह से संख्या जुटी, उमड़ी, जिस तरह से लोग उनको सुनना चाहते हैं, और जिस तरह जिन राज्यों में हमारा विस्तार सांगठनिक नहीं है और जिन राज्यों में हमारी सरकारें नहीं आती हैं, उन राज्यों के प्रति भी तमिलनाडु में जब कांग्रेस का यूपीए का शासनकाल था, उस समय तमिलनाडु की जिस तरह से केंद्र ने जो आर्थिक अनुदान और ग्रांट्स दिए थे वो, और जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, वो दुगुना तिगुने का अंतर है। और तमिल काशी संगम की कल्पना कभी जो है उत्तर और दक्षिण के संगम की कल्पना नेहरू जी के काल से डॉक्टर मनमोहन सिंह के काल तक नहीं हुई। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का किसी भी अंतरराष्ट्रीय मंच हो या राष्ट्रीय मंच हो, तमिल के जो कोटेशन से उद्धरण है वो निश्चित तौर पर देते हैं। हम केरल के प्रति भी हमारे मन में उसी तरह का सद्भाव है। और आप देखेंगे कि पिछली बार हमको तेलंगाना, जहां हमारे सिर्फ 2 विधायक थे, वहां 4 सांसद चुनकर आए। कर्नाटक में हमारा जो है सांगठनिक विस्तार होने के कारण वहां हम चुनाव विधानसभा का हारने के बावजूद जब लोकसभा चुनाव की बारी आई तो हमको 58% वोट मिले और हमारी 25 सांसद वहां से चुनकर आए। तमिलनाडु में भी निश्चित तौर पर हमारे सांसद चुनकर आएंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। देखिए कांग्रेस का जो इन्होंने आंकड़ा गिनाया, कांग्रेस लगातार जो है 52, 57, 62, 67, 72, 77, 80 घटती हुई पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी 1984 पहला चुनाव लड़ती है 2 सीटें, दूसरा चुनाव 1989 में लड़ती है 87 सीटें, तीसरा चुनाव जो है 1991 में लड़ती है 112 सीटें, चौथा चुनाव 1996 में लड़ती 164 सीटें, पांचवा चुनाव 1998 में लड़ती 182 सीटें, उसके बाद फिर 182 सीटें। सिर्फ 2004 का चुनाव है जब भारतीय जनता पार्टी नीचे जा रही है। बाकी सारे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़ती है। तो आशुतोष जी, हम रुक नहीं गए, हम लगातार बढ़ रहे हैं और हम बढ़ते चले जाएंगे।
मजा आया। देखा दोस्तों, आपने प्रेम शुक्ला जी और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष गुप्ता को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इंडी गठबंधन 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी का सामना कर पाएगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।